वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत शायद से हो चुकी है। इसराइल के ऊपर एक बार फिर से अटैक हुआ है और इस बार ये कोई एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, लेकिन ऑफिशियली ईरान ने किया है। बीते कुछ दिनों में हमने इसराइल के ऊपर और इसराइल की तरफ से कई अटैक्स देखे हैं, लेकिन हर बार चीजें इसराइल और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रही थी। लेकिन इस बार ये लड़ाई है ईरान और इसराइल के बीच की। 14 अप्रैल 2024 को 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर छोड़े गए, जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने ली है। लेकिन इवेंचुअली इस पूरे के पूरे अटैक में 99% रॉकेट और मिसाइल इसराइल ने आराम से इंटरसेप्ट भी कर लिए। लेकिन फिर भी ईरान के लोग इसे जश्न की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि इस हार के बाद भी ईरान के लोग इतने खुलेआम सेलिब्रेट कर रहे हैं? और इसराइल ने इसी बीच ये भी बोल दिया है कि हम बदला वापस लेकर रहेंगे। लेकिन आखिर ये अटैक दोनों ही तरफ से हो क्यों रही? और ईरान और इसराइल जो कि एक समय पर बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो आज एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? और अगर ये अटैक और भी ज्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया के साथ साथ पूरे के पूरे वर्ल्ड पर इसके क्या इफेक्ट होंगे? इन सभी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ आज हम बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, जब इसराइल ने सीरिया में डमेस्कस रीजन में ईरान के कंसल्टेंट पर हमला कर दिया, जिसमें उसका एक बहुत ही खास और सुप्रीम लीडर मारा गया और बाकी 6 और लोगों की मौत हुई। और उस हाई रैंकिंग कमांडर का नाम था मोहम्मद रेजा जहीदी। और आपको पता है कि ये जहीदी था कौन? ये ईरानियन मिलिट्री में हाईएस्ट पोजीशन के, हाईएस्ट रैंकिंग के कमांडर थे। और इसराइल के अकॉर्डिंग ये जहीदी 7 अक्टूबर को जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ था, उसमें एक की कॉन्स्पिरेटर था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड था। और इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने पूरी दुनिया को ये सचेत कर दिया था कि हम इसका बदला लेके रहेंगे। और ये भी बताया कि ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इसराइल को खत्म करके रख देगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अब होता क्या है कि इस अटैक के लिए ईरान जो है वो यूएस को कंफर्म कर देता है कि हम इसराइल के ऊपर ये अटैक करने जा रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर इसराइल के पास ये खबर पहुंची कैसे? अब ऐसे खैर अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इसराइल और अमेरिका बहुत ही क्लोज है। तो नॉर्मल सी बात है कि यूएस ने ये खबर पहले ही इसराइल को लीक कर दी थी। और यही वजह थी कि इसराइल इन पूरे के पूरे अटैक्स को 99% तक सेव कर पाया, इंटरसेप्ट कर पाया। और 13 अप्रैल को ईरान ने वो हमला कर ही दिया, जिसके लिए इसराइल ऑलरेडी प्रिपेयर था। और पूरे इसराइल में सायरन्स की गूंज थी और आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स और मिसाइल्स दिख रही थी। ईरान ने इसराइल के ऊपर 331 से भी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया, जिसमें से 185 ड्रोन्स को, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल्स को इसराइल ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के टेरिटरी में घुस चुके थे और इम्पैक्ट भी किया। अब मैं इससे पहले बात करूं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ छिपे हुए कारणों की कि ईरान ने इसराइल के ऊपर क्यों हमला किया। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये भी जान लो कि फिर इसराइल और ईरान एक समय पे कितने खास दोस्त हुआ करते थे और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। तो अब आप इन पिक्चर्स को देखिए, थोड़ा सा हैरान जरूर होगे, लेकिन ये ईरान की ही पिक्चर्स हैं। इनफैक्ट ईरान के लिए ये सब नया बिल्कुल भी नहीं था और पहलवी डायनेस्टी के अंदर वो काफी ज्यादा प्रो वेस्ट हुआ करता था और उस समय पर ईरान और इसराइल काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इंटरेस्टिंगली अपनी इंडिपेंडेंस के जस्ट अगले ही दिन जब इसराइल ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट या फिर मुस्लिम वर्ल्ड से 6 डे वॉर लड़ा था, तब भी उसमें ईरान शामिल नहीं था। और उसके जस्ट बाद भी जब पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, तब भी ईरान और इसराइल के बीच में अनऑफिशियल रिलेशंस एग्जिस्ट करते थे। बट उसके बाद ईरान का इस्लामाइजेशन शुरू हुआ और आयतुल्लाह खोमेनी ने मिलिट्री के साथ मिलकर पहलवी डायनेस्टी का जबरन सत्ता पलट करवा दिया। और ऐसा करके आयतुल्लाह खोमेनी देश के नए सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। और तब से लेके आज तक ईरान और वहाँ के लोग यही सोचते हैं कि वो पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम्स के लीडर हैं। और आयतुल्लाह खोमेनी ने एक बुक भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ था कि अगर ईरान को मिडिल ईस्ट का कंट्रोल दे दिया जाता है तो वो इसराइल को नक्शे से ही गायब कर देगा। और इसी वजह से ईरान इसराइल के साथ हमेशा से प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा था। प्रॉक्सी वॉर यानी कि खुद सामने से ना आकर बाकी स्मॉल ग्रुप्स की हेल्प से इसराइल से लड़ रहा था, जैसे कि इसराइल में हमास की मदद से, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद रजीम, इराक में बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स और यमन में हौतीस का सहारा लेकर ये इन सभी ग्रुप्स की हेल्प से इसराइल से लड़ रहा था, पीछे से छिपकर। हालांकि इस बार जो अटैक हुआ है इसमें भी ये सभी के सभी प्रॉक्सीज शामिल थे, लेकिन ईरान ने इस बार खुलेआम इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। लेकिन फिर भी इतने सारे प्रॉक्सीज का यूज करके ईरान जब खुद भी शामिल हो गया,
तब भी इसराइल का बाल तक बाका नहीं हुआ। अब वैसे तो मुझे इसके रीजन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा कि इसराइल के पास दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। उसका एयर डोम 70 किलोमीटर की रेंज में आ रही किसी भी मिसाइल को आसानी से आसमान में ही टैकल कर सकता है, और उसका एरो डिफेंस सिस्टम की रेंज तो 1000 से 2000 किलोमीटर तक रहती है। यानी कि जब भी कोई मिसाइल या फिर फाइटर जेट ईरान से निकलेगा भी, शुरुआत ही करेगा, वो तुरंत इन मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्हें टैकल कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ईरान सच में इसराइल को खत्म करना चाहता था, और अगर हाँ तो फिर इतना फेल्ड हमला क्यों किया? I mean 99% तक का अटैक फेल हो गया, लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन चालू है। ईरान चाहता तो इसराइल का काफी ज्यादा डैमेज कर सकता था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई नो इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके एलीज ने भी उसकी हेल्प की, बट ये सब तो आगे दिखाने की चीजें हैं। पीछे की चीजें तो अभी भी छिपी हुई हैं। पहला रीजन तो यही है कि ईरान ने ये रिटेलिएशन इसीलिए किया ताकि वो अपने लोगों के मन पर एक अच्छी छवि बना सके। और इसका मतलब क्या है? वेल इफ यू नोटिस तो ईरान के मौजूदा हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। वहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, हाइपर इन्फ्लेशन है और हिजाब जैसे मेजर प्रोटेस्ट चल भी रहे हैं, जो कि वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि अयोतल्ला के लिए सीवियर चैलेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं। और इस फेल्ड अटैक को करके वो इन सभी चीजों के ऊपर पर्दा डालना चाहता है। और अगर मैं आपको यही सेम सिचुएशन किसी एग्जांपल से समझाऊं, वो भी एक लाइव एग्जांपल से समझाऊं, तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रही थी। आपको शायद से पता ही होगा कि नेतन्याहू ने एक ऐसा बिल पास कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट को सिंपल मेजोरिटी से अनफोल्ड कर सकते हैं, यानी कि ओवरटर्न कर सकते हैं। जिसके बाद वहां के लोग उनके ऊपर भड़क गए, मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे, चारों तरफ प्रोटेस्ट थी, यहाँ तक कि उन्होंने डायरेक्ट री-इलेक्शंस की मांग भी कर दी थी। Tens of thousands of Israelis flooded the streets protesting, chanting slogans in front of the Knesset, the Israeli parliament, demanding Prime Minister Benjamin Netanyahu to resign. लेकिन उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 का वो हमास का अटैक होता है, जिसके बाद वो सभी लोग जो कि नेतन्याहू के खिलाफ में खड़े हुए थे, वो उनके साइड में, उनके पक्ष में आके खड़े हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स बात नेशनल इंटरेस्ट की थी, अपने देश की थी। तो ईरान भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। वो लोगों के बीच में इस रिटेलिएशन का जोश भरना चाहता है ताकि लोग उसके साइड में आकर खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर 99% मिसाइल फेल हो जाएं, वो भी उनकी सुप्रीम मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर की मौत के बाद, अगर ये 1% भी कुछ डैमेज न कर पाए, तो फिर ये सेलिब्रेशन आखिर किस बात का? ये मोरओवर एक फेल्ड अटैक कहलाना चाहिए, ना कि एक सेलिब्रेशन वाला अटैक। सेकंड रीजन, जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है और वो ये पावर दिखाना भी चाहता है। आपको याद होगा कि इसराइल के गाजा और बॉर्डर वाले रीजन के आसपास में जो एट्रोसिटीज इसराइल करता है, उस पर पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ल्ड बोलता तो जरूर है, लेकिन कोई कुछ एक्शन नहीं लेता। और ईरान इसी एक्शन की तलाश में था, इसी मौके में था, ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि जब पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी इसराइल के सामने खड़ा होने की, तब वो मुस्लिम्स का मसीहा बन के इसराइल के सामने खड़ा हुआ था, डटकर चुनौती दी थी और खुद सामने से रिटेलिएशन अटैक भी किया था। और प्रेजेंटली जिस तरीके से सऊदी अरेबिया की पोजीशन है, ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में, ईरान आए दिन उस पोजीशन और उस तरक्की को देख के आए दिन जल के राख होता ही रहता है। तो भले ही मिसाइल्स इसराइल पर छोड़ी गई हो, लेकिन निशानी पर तो सऊदी की गद्दी थी। और लास्ट रीजन ये है कि ईरान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। शायद से ये बात पचे ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है। और इसका रीजन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये जवाब भी होगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। तो अब देखो यार, जैसा मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया है कि ईरान जो है वो कई सारी प्रॉक्सीज की मदद से इसराइल से वॉर लड़ता हुआ है। तो इनडायरेक्टली वो सभी की सभी प्रॉक्सी कंट्रीज जो हैं वो इस वॉर में इनडायरेक्टली शामिल तो हो ही जाती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसराइल जो है उसने 99% तक वो मिसाइल्स, वो अटैक जो था वो टैकल कर लिया था, जिसमें वो अकेला नहीं था। तो जब इसराइल ने जाहिदी को मारा था, उसी दिन यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट और वॉरशिप को ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में डिप्लॉय कर दिए थे। और जब 13 अप्रैल को ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से हमला किया, तो यूएस एयरफोर्स ने 70 ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को नदन साइड से इसराइल में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सिमिलरली यूके की बात करें तो उनकी रॉयल एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने अनडिस्क्लोज लोकेशन से उड़ान भरी और अचानक से सीरिया बॉर्डर के पास प्रकट होकर पूरी रात ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिराना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से भी इसराइल प्रोटेक्ट हो गया था। बट सरप्राइजिंगली इस बार जॉर्डन ने भी इसराइल की मदद की। और सरप्राइजिंग इसीलिए क्योंकि इसराइल और जॉर्डन ने कई सारे वॉर्स लड़े हैं और इसराइल के मेजर वॉर्स में ओपोजिशन वाली साइड में जॉर्डन ने एक अहम भूमिका निभाई है, इंक्लूडिंग द 6 डे वॉर। इनफैक्ट 1948 से 1973 तक जॉर्डन ने इसराइल के साथ 4 बड़ी जंग लड़ी है। तो जैसे ये अटैक ईरान की साइड से शुरू हुआ था, उसी दिन जॉर्डानियन किंग अब्दुल्ला ने उसी रात उस अटैक की कमांड ले लिया था और ओपनली रिप्लाई में चेतावनी दे दी थी कि ईरान जिस तरीके से बाकी कंट्रीज का यूज करता है, वो जॉर्डन की जमीन पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जिस तरह अपने स्वार्थ के लिए ईरान ने सीरिया, लेबनान, इराक को वॉर जोन्स में कन्वर्ट कर दिया है, वो जॉर्डन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम ईरान की साइड से बात करें तो वो भी प्रॉक्सी कंट्रीज के अलावा अकेला बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रॉक्सी कंट्रीज के साथ में रशिया भी उसके साथ में खड़ा नजर आ रहा है। रशिया ने तो इस अटैक के बाद साफ साफ ये कह दिया था कि अगर यूएस ने इसराइल की हेल्प की तो हम भी शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले। ईरान ने हमेशा से यूएस को ग्रेट सेटन और इसराइल को लिटन सेटन कहा है। देखो रशिया जो है वो हमेशा से ईरान को सपोर्ट करते हुआ है और ऑलरेडी भी रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर ईरान ने रशिया को वेपन सप्लाई भी किए थे। तो अगर यूएस इसराइल की साइड से इस अटैक में आता है, जो कि हाई चांसेस है कि वो आएगा ही आएगा, तो रशिया भी इस अटैक में शामिल हो जाएगा। और फिर हाई चांसेस है कि अगर अमेरिका और रशिया दोनों इस अटैक में शामिल होते हैं तो चाइना भी रशिया ईरान वाली साइड से जुड़कर यूएस के ओपोजिशन में खड़ा हो जाए, वो भी इस वॉल में इंक्लूड हो जाए। और फिर धीरे धीरे करके ये पूरी की पूरी चेन चलती चली जाएगी, क्योंकि जो फिर देश रशिया और चाइना के खिलाफ खड़े होंगे वो ओपोजिशन में जाके खड़े हो जाएंगे। एंड सिमिलरली अदर साइड जो भी देश यूएस और रशिया के खिलाफ होंगे वो रशिया चाइना ईरान के साथ में मिलकर इस अटैक में शामिल हो जाएंगे, जिसमें अभी तक इंडिया की क्या पोजीशन होगी ये क्लियर नहीं है। बट ये तो है हमारी कुछ सर्टेन कंडीशन और कुछ इफ वाली सिचुएशन। हालांकि हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, लेकिन फिर भी अगर हम मौजूदा अटैक की बात करें तो अगर ये अटैक और भी ज्यादा एस्केलेट होता है वर्ल्ड वॉर 3 से एस्केलेट होने से पहले, तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर कोई भी अटैक होता है तो नॉर्मल सी बात है कि शेयर मार्केट्स पर पूरी की पूरी कंट्री की इंपैक्ट आता ही आता है। और ईरान के इस रिटेलिएशन की न्यूज जैसे ही बाहर आती है वैसे ही पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज की स्टॉक मार्केट गिरनी भी शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जो ट्रेड इकोनॉमी है, जो ट्रेड बैलेंस है, वो भी हैम्पर होना ही होना है और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और अगर ऐसा होता है तो फिर देखो यार, हमारे भारत को जो ऑयल वो अभी 85 या फिर 90 बैरल्स डॉलर पे खरीद रहा है, उसको वही रेट फिर $100 देना पड़ेगा। तो फिर इस प्राइस इंक्रीज की वजह से इकोनॉमी हैम्पर होगी, फिस्कल डेफिसिट में भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ हम आए दिन इस मुद्दे पे चर्चा करते ही रहते हैं कि इंडिया के रुपए और यूएस के डॉलर के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है, हम दोनों बराबर क्यों नहीं है। और हमें चाहते भी है कि फिर एक दिन ऐसा आए जहाँ पर एक इंडियन रुपीज में 90 या फिर $100 हो। लेकिन अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो फिर रुपए की वैल्यू भी गिरनी शुरू हो जाएगी, रुपए की और भी ज्यादा पिटाई होगी। इसके कारण से हमारे यानी भारत को अपने फॉरेन डिपॉजिट्स को भी खर्चना होगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसके साथ साथ ईरान ने ये बात भी बहुत स्पष्ट कर दी है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। और ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है। यहाँ पे 21 से 22% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पूरा का पूरा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो यहीं से पास होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ भारत को लेकिन पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को भी बहुत ही भारी नुकसान होगा। इसके साथ साथ आपको आईमेक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर तो याद ही होगा, उस पर भी इसके सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा ही आएगा। और ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, जो डिसीजन है, ये एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन साबित हो सकता है अगर ये अटैक से हम रिफ्रेन कर जाएं, ये आगे ना बढ़े तो। और ऊपर से पास भी होता है इसराइल से, यूएई से, जॉर्डन से, सऊदी अरेबिया। तो ऐसे में यहाँ पे जो निवेशक होंगे वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पर दो कंट्रीज का ही कॉन्फ्लिक्ट हो आपस में, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा किसी भी वक्त डूब सकता है इनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही। तो ये थी कुछ मेजर चीजें जिनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आना ही आना है, ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। इसके साथ साथ कुछ कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर वेरियस रिसोर्सेज हो गए, उनके प्राइसेस भी इन्फ्लेट करेंगे। आई होप आपको सभी की सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये वॉर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या इसके कारण है और क्या इंपैक्ट इसके हो सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर 3 के हम कितने नजदीक भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।